सो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो कौन कौन से ग्लैंड को प्रोड्यूस करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे कौन कौन से जो है हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे basically there are the two hormone which is produced by the pituitary that's gland, posterior pituitary gland. The two hormone is first is oxytocin and the second one is ADH or vasopressin. ADH or vasopressin. So they are the mainly the two type of hormone which is produced by the posterior pituitary. The first one is called oxytocin or pytocin. बहुत पुराना नाम है pitocin. So this is called milk letdown factor as we discussed earlier. क्या होता है कि जो भी मेमरी ग्लैंड में जो भी मिल्क इकट्ठा होता है तो ऑक्सीटोसिन का हमेशा से रोल रहता है कॉन्ट्रैक्शन का, चाहे वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके इसके अंदर जो बच्चा है वो बाहर निकाले, जो फीटल है वो बाहर निकले, फीटस बाहर निकल जाए। सो दिस इज मेनली फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, इनर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे भी मेमरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है और द मिल्क कैन बी इजेक्टेड आउट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड मिल्क लेट डाउन फैक्टर। बर्थ हार्मोन कहते हैं बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू द लाइक चाइल्ड बर्थ, क्योंकि यूटराइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड बर्थ। एंड मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑब्वियस ही बात है, मिल्क को इजेक्ट करता है। सो इट कॉजेज द रिलैक्सिंग ऑफ द स्पिंचर प्रेजेंट अराउंड द निप्पल। तो निप्पल के अराउंड जो मेमरी ग्लैंड के जो निप्पल है, निप्पल के अराउंड इसके स्पिंचर को रिलैक्स करता है। और एक बात समझ लीजिए, जहाँ पे भी रिलैक्स नजर आएगा, रिलैक्स अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ये बात है उस चीज से निकलेगा। जैसे हमने जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था कि यहाँ पे जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यहाँ पे यूरेथ्रल स्प्रिंचर रहते हैं, दे आर कॉल्ड यूरेथ्रल स्प्रिंचर, राइट। तो ये ऊपर वाला यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और यूरेथ्रल स्प्रिंचर जो है रिलैक्स हो रहा था। जब रिलैक्स होगा तभी रास्ता खुलेगा और दस यूरिन कैन बी पास आउट फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी निप्पल के अराउंड जो है जो स्प्रिंचर रहते हैं वो रिलैक्स होंगे, मतलब खुल जाएगा और मिल्क जो है ब्रेस्ट से बाहर निकल जाएगा। सो इट इज अ न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द hypothalamus, but it's released from the posterior lobe of pituitary gland. It is released from the posterior lobe of pituitary gland. The first question is, तो यहाँ पे अगर हम नीट के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही लग रहे हैं, बट द सुपीरियर वन इज चाइल्ड बर्थ। द सुपीरियर वन इज चाइल्ड बर्थ बिकॉज ऑक्सीटोसिन इज मेनली चाइल्ड बर्थ के लिए जाना जाता है। बट लैक्टेशन जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम और न्यूरोसेंसरी ऑर्गन्स आर कम इनटू प्ले फॉर द लैक्टेशन। लाइक जब छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, जब मदर के निप्पल को टच करता है तो देयर इज अ सेंसेशन गोज टू द ब्रेन एंड दिस देयर इज अ रिलीज ऑफ मिल्क। इवन होता है कई बार ऐसा है कि बेबी जब क्राई करता है या जो मदर जो है बेबी के बारे में सोचती है ना, सोचने से उसके स्मेल से भी कभी कभी मिल्क जो है ब्रेस्ट से निकल जाता है। सो दिस इज अ लैक्टेशनल रेफ्लेक्स, देयर लॉट ऑफ physiologies behind in lactation. So correct answer will be the child birth, but yes lactation में ऑक्सीटोसिन का भी रोल होता है। तो सेकेंड हार्मोन की अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड EDH और एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन. So it causes the reabsorption of water from the collecting duct and the DCT. As you know that this part is a DCT and this is a CD, that is a collecting duct. इससे water को absorb कर लेता है, right? तो water को reabsorb कर लेता है ताकि जो यूरिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा concentrate हो। तो अगर ADH का वैल्यू अगर कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा वाटर का। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जो है
पास होगा, बिकॉज वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हो रहा है। तो एडीएच का अमाउंट घट रहा है तो यूरिन का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर रीएब्सॉर्ब नहीं हो पा रहा, कलेक्टिंग डक्ट उसे रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब उसे रीएब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस लेस वाटर का मतलब ही यही होता है, देयर इज अ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एडीएच। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको लॉजिकली याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाइपोसिक्रेशन लीड टू द पॉलीडिप्सिया। अगर एडीएच का वैल्यू कम है, एडीएच का वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये है कि एडीएच का वैल्यू कम है तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। दे कॉजेज अ पॉलीडिप्सिया, क्योंकि पानी मतलब कि यूरिन बह रहा है। इंक्रीज द थर्स्ट एंड पॉलीन्यूरिया दैट इंक्रीज द यूरिनेशन, राइट? So this is important. So this is all about the ADH. Now we are looking forward, that is the thyroid hormone, thyroid gland. तो थायराइड ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। अगर हम एंडोक्राइन प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड they are situated on that's laterally on the esophagus and trachea के लेटरली अरेंज होते हैं। मतलब बेसिकली ये बटरफ्लाई शेप का होता है, लाइक दिस, ये बटरफ्लाई शेप का होता है ऐसे। एंड दे हैव अ टू लोब, है ना, लेटरल लोब होते हैं, दे हैव अ टू लोब विच इज कनेक्टेड विद द isthmus. So thyroid gland is the largest gland which is a butterfly or S shape, somewhat S shape, and it is present on the lateral lobe of either side of trachea. Trachea के दोनों साइड पे आपको थायराइड ग्लैंड देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थायराइड ग्लैंड। दिस इज अ isthmus एंड दिस इज अ लोब, लेटरल लोब, एंड दिस इज अ टू लेटरल लोब, और यहाँ पे लैरिंग्स एंड ट्रैकिया है। सो दिस इज अ isthmus। जो लोब जो हैं आपस में जो जुड़े रहते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लोब जो आपस में जुड़े हैं, दिस इज कॉल्ड isthmus. So this two lobe of the thyroid gland is connected through this isthmus. This is connected through the isthmus. So thyroid gland is composed of mainly two type of cell. One is called follicular cells and another is called stromal cell. So follicular cell and stromal cell. Follicular cells, they are present in the follicles and they synthesize basically the two hormone. हम follicular cell के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो basically follicular cells जो होते हैं they are present in a follicles which synthesize two type of hormone, that's T3 and T4. T3 and T4. T3 का मतलब होता है triiodothyroxine and T4 is tetraiodothyroxine. So basically they are the two type of hormone which is produced by the follicular cells. बेसिकली थायराइड का अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपको फॉलिकल सेल्स नजर आ जाएंगे। यही फॉलिकल सेल्स जो होते हैं दो टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, दैट इज T4 एंड T3। थ्री का मतलब होता है ट्राई आइडोथायरॉक्सिन एंड T4 दैट इज टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन। सो बोथ T3 and T4 which is iodinized form of an amino acid called the thyroxine and the remain stored in the jelly like semi-fluid material that is colloidal in the lumen of the follicles. कहने का अर्थ ये है कि जो ये फॉलिकल्स होता है, अगर हम फॉलिकल्स, बहुत सारे थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, अगर हम एक फॉलिकल्स को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इस फॉलिकल्स में आपको जो है आपको बहुत सारे जो है T3 एंड T4 जो है नजर आएंगे, और ये आयोनाइड हैं, इसके अंदर आयोडीन भरा रहता है। बेसिकली ये आयोडीन जो होते हैं कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यहाँ से जो है ब्लड वेसल पास होता है। और आपको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हमारे डाइट में आयोडीन का लेवल वैसे भी बहुत ही कम होता है, तो ये आयोडीन क्या करता है कि जो हमारे T3 एंड T4 हैं ये आयोडीन को इस ब्लड से खींच लेते हैं। So there is a T3 is a quite active form than the T4. T3 is a quite active form than T4. और T3 जो होता है काफ़ी एक्टिव फॉर्म होता है from the T4. T4 से काफ़ी एक्टिव फॉर्म होता है। And T4 secretions and converted to the T3 in the peripheral tissue, example the liver. लिवर में एक्चुअली जितने भी T3 एंड T4 जो हार्मोन होते हैं ये हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, और जैसे ही T4 हमारे लिवर में जाएगा तो वहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा, ये T3 में बदल जाएगा। बिकॉज हमारे बॉडी में मैक्सिमम T3 की ज़रूरत होती है, T4 का एज सच जो है
ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। सो देयर इज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन रिक्वायर्ड आयोडीन। अगर थायराइड ग्लैंड से जो है अगर थायराइड ग्लैंड से मैक्सिमम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कराना है तो आपको जो है आयोडीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। सो सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बेसिकली द T3 and T4, right? And T3 is a very much active than T4, and the majority of in our blood circulation there is a level of T3 is quite higher than T4. So synthesis of thyroid hormone is required iodine, and this iodine is come through the blood vessels, and these hormones are released under the influence of TSH. So this is hormone is quite important. तो यहाँ पे basically दो चीजें important है. The first one is called TSH and the second one is called T3. तो TSH जो होता है हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड जो है हमारा T3 प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे पूरे ब्लड के सर्कुलेशन में आता है। तो TSH जो है बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है वो TSH प्रोड्यूस करेगा, और TSH से जो है थायराइड से स्टिमुलेट होगा, और थायराइड से जो है T3 आएगा। सो फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन के क्या फंक्शन है? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन का क्या बेसिकली फंक्शन है। So the first function is it is important for the metabolism of the protein. प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है, जो भी आपने प्रोटीन खाया है उसको मेटाबोलाइज करेगा, फैट को भी मेटाबोलाइज करेगा, एंड कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबोलाइज करेगा। हैंस दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी टिश्यू के लिए तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, दैट फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो बेसिकली ये बॉडी के टिश्यू को ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द सेकेंड वन इज रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR, और हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी मेंटेन करता है, और दे इन्हांस द हार्ट दैट हीट प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड कैलोरोजेनिक इफेक्ट। सो this is important, and this is regulation of basic metabolic rate, or that enhance the heat production, that is called calorogenic effect। मतलब बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन ये करता है हमारा थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन। दे प्रमोट द मेंटल हेल्थ। अगर बात करें कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो है थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है, या ऐसा करें कि आयोडीन की कमी हो जाती है, तो बच्चे का मेंटल ग्रोथ जो है हार्मपर हो सकता है, उसका मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है। दे इन्हांस सम न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज कॉल्ड एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है इसको प्रमोट करता है ताकि सारा चीज हो सके। दे मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी काफी ज्यादा इसका रोल होता है। एंड दे सपोर्ट द इराइथ्रोपोइसिस इवन, राइट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो RBC के प्रोडक्शन को भी ये सपोर्ट करता है। और जो है अगर इसका सिक्रीशन काफी कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म इसे बोलते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन बनाना कम कर दे, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना कम कर दे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइपो का मतलब कम, हाइपोथायराइडिज्म। तो डेफिशिएंसी और अंडर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन द रिजल्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। अगर बच्चों में होता है तो इस बीमारी को कहते हैं क्रेटिनिज्म। तो ये आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड हार्मोन सही से काम ना करे या थायराइड हार्मोन सही से सिक्रीट ना हो और छोटा सा बच्चा हो, तो दैट इज क्रेटिनिज्म की बीमारी हो सकती है। तो C for the child and C for the cretinism, that's failure of thyroid secretion from the infancy, छोटा सा बच्चा है, और चाइल्डहुड, स्लो द बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, राइट। तो मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो सकता है, बॉडी का ग्रोथ स्लो हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जो है BMR को सपोर्ट करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को सपोर्ट करता है। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट अगर कम हो जाएगा तो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर ये बच्चों ये अडल्ट में जो है इसकी कमी हो जाती है, सो दैट्स कॉल्ड मिक्स्ड एडीमा और गर्ल डिजीज। एक ऐसा डिजीज जो है आप फोन पे ही इसे डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि उसकी आवाज वगैरह चेंज हो जाएगी। दैट पफी अपीयरेंस एंड लैक ऑफ अल्टरनेस इंटेलिजेंस एंड दैट इनिशिएटिव
लो मेटाबॉलिक रेट रहेगा, स्लो हार्ट रेट, लो बॉडी टेम्परेचर, रिप्रोडक्टिव फेलियर, ये सारा जो है अडल्ट में हो सकता है। अगर कोई अडल्ट है और उसके अंदर जो है थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो मिक्स एडीमा, गल डिजीज हो जाएगा, पूरा फेस स्वेलअप हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेलियर हो जाएगा। सो दिस इज, तो बच्चों में देखिए अगर केरेटिनिज्म चिल्ड्रन में हो रहा है, इन्फेंसी में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड केरेटिनिज्म। यहाँ पे देख रहे हैं स्किन बिकम वेरी डार्क एंड थिक, टंग जो है बाहर निकला रहेगा, हेयर इसके ड्राई हो जाएंगे, लेटरल आईब्रो तो है, पेरी ऑर्बिटल अडीमा देख रहे हैं, कान आंख के नीचे जो है स्वेलिंग हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड पेरी ऑर्बिटल अडीमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा जो है बेसिकली अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और उसके आई के अराउंड स्वेलिंग होता है, जस्ट वी जस्ट क्लिक ऑन दैट माइंड कि yes this person might be that's some kidney abnormalities or might be the serious problem like heart problem, right? तो दो केसेस में जो है पेरी ऑर्बिटल एडिमा इज क्वाइट कॉमन, सो किडनी डिजीज एंड हार्ट डिजीज, बट यस थायराइड की कमी के कारण जो है बच्चे के आसपास जो है पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाएगा और पफी अपीयरेंस, वो गाल पूरा फूल जाएगा इसका। मिक्स एडिमा की बात करते हैं जो बड़ों में होता है, एंड यस लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, आईब्रो का हेयर कर जाएगा। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि हार्ट रेट विल बी दैट स्लो, हार्ट पफी होता है, एंड हेयर बिल्कुल लॉस हो जाएगा। मिक्स एडिमा के केसेस है, कॉन्स्टिपेशंस होगा, इनफर्टिलिटी और हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल। इवन अगर मेरे पास कोई यंग फीमेल आती है एंड young female, let's suppose 18 to 25 year old, and she complain कि जो है मेरा menstrual cycle irregular होता है and like कभी भी टाइम पे नहीं होता है and that's heavy bleed. तो yes, apart from the like FSH, LH and some USG, we also prescribe to the diagnose like thyroid, TSH and T4, T3 का वैल्यू हम देखना चाहते हैं, खासकर हम TSH का वैल्यू देखना चाहते हैं, बिकॉज जो TSH का लेवल होता है दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो क्योंकि ये डायरेक्टली अगर TSH का वैल्यू अगर कम है या ज़्यादा है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलर और हैवी मेंसेस रिपोर्टेड है, तो इसलिए हमें अपार्ट फ्रॉम द FSH, LH और अल्ट्रासाउंड ऑफ द लोअर एब्डोमेन वी ऑल्सो प्रिस्क्राइब फॉर द like TSH, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ये सारी जो है मतलब मिक्स एडिमा है, और इसको जो है हम लोग पहले हम TSH का लेवल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है थायरॉक्सिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थायरॉक्सिन इन डिफरेंट लेवल, लाइक थायरॉक्सिन इन 2500 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg एंड 100 mg, डिपेंड करता है कि कितना क्या T3 एंड T4 का लेवल है उसके अकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो मिक्स एडिमा होता है दे रिलेज दैट्स द वॉइस विल बी हस्की, अजीब सी उसकी घो घो की आवाज़ आएगी, देयरफॉर वी कैन डायग्नोस ओवर द फोन, और रात को उसे नींद नहीं आएगी, उसका अलर्ट नहीं रह पाएगा। तो ये तो रही बात कि अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया, अगर थायराइड का लेवल थायराइड का जो लेवल है वो बढ़ जाए तो दैट्स कॉल्ड हाइपर। हाइपर का मतलब लेवल बढ़ गया। तो रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज to the abnormal high level, leading to the condition is called hyperthyroidism. So hyperthyroidism is due to the cancer of the thyroid gland. कैंसर like थायराइड ग्लैंड के अंदर ओवर एक्टिविटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है। तो अगर ओवर एक्टिविटी होगी तब जो है थायराइड सही से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक डिजीज़ होता है, आप देख पा रहे हैं, बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा प्यूपिल वगैरह रहता है दे आर कवर विद द आईलिड। आप अपने भी आंख देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता है, राइट? कुछ ऐसा हो सकता है, राइट? क्योंकि द लिटिल बिट योर पीपल विल कवर विद द अपर आईलिड से कवर होता है, बट इस कंडीशन में देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो है प्यूपिल जो है सेंटर में आ गया है, यहाँ पे सेंटर में आ गया, बिल्कुल अपर आईलिड से कवर ही नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा कवर है, सेंटर में नहीं है। सो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। This is called exophthalmic goiter and this can be diagnosed by looking this eye. So this is also called Graves disease. आता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, exophthalmic goiter and Graves disease. तो थायराइड enlargement, थायराइड बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं,
हाइपरथायराइडिज्म पढ़ रहे हैं, हाइपर का मतलब T3 T4 TSS का लेवल ज्यादा है, तो दैट्स हाइपरथायराइडिज्म दैट लीड टू द एक्सोप्थेल्मिक गोइटर एंड दिस वन. So thyroid enlargement accompanied by the bulging of eyeball, and this enlarged thyroid is overactive and secrete an excess amount of thyroid hormone. तो थायराइड हार्मोन जो होता है एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. एंड मोस्ट कॉमन दे आर मोस्ट कॉमन इन फीमेल में काफ़ी ज़्यादा ही कॉमन है. सिम्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन है तो ऑब्वियस है दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, रैपिड हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट काफ़ी रैपिड रहेगा, नर्वसनेस रहेगा, इरिटेटेड रहेगी वो फीमेल, ट्रिमर होगा. ट्रिमर का मतलब ये होता है कि अगर जस्ट हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अपने हैंड को ऐसे रखो, सीधा रखो, तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं हाथ को सीधा रख रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि देयर इज नो एनी मूवमेंट, बट इन हाइपरथायराइडम देयर इज दैट्स अ मूवमेंट, ऐसे 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 मूवमेंट करने लगेगा. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड ट्रिमर. तो ट्रिमर्स जो होता है और भी बहुत सारे सिनेरियो में देखने को मिलता है, लाइक खासकर लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, राइट. लिवर में मान लीजिए कि लिवर सिरोसिस हो जाता है, या बहुत सारे क्लिनिकल सिनेरियो हैं, हेप्टोरिनल सिंड्रोम हो जाता है, देयर आर लॉट ऑफ केसेस, तो उसमें ट्रिमर्स देखने को मिल सकता है, और इसमें भी ट्रिमर्स देखने को मिलता है. रेस्टलेसनेस, उसे हमेशा थकावट रहेगी. तो देयर इज अनदर डिजीज इज कॉल्ड हैशीमाथोथायराइडाइटिस. हैशीमाथोथायराइडाइटिस एक्चुअली ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून डिजीज जो है बेसिकली क्या होता है कि हैशीमाथोथायराइडाइटिस इज अ ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि अपने ही सेल अपने को मारने लगे, सो दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. एंड दिस एंटीबॉडी इज कॉल्ड थायरोइम्यूनोग्लोबिन, दे आर फॉर्म अगेंस्ट द थायरोग्लोबुलिन, और ये जो एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट बन जाएगा और उसको किल करने लगेगा. एक क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, which one of the following endocrine glands store its secretion in the extracellular space before discharging it into the blood. तो ब्लड में डिस्चार्ज होने के पहले पहले जो है अपने अंदर वो रखता है. तो ये कौन सा ग्लैंड हो सकता है? टेस्टिस में नहीं होता है, पेंक्रियाज में नहीं होता है, एड्रेनल में नहीं होता है, दैट्स थायराइड ग्लैंड. तो अभी हमने डिस्कस ही कर रहे थे, एंड दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नीट में आया वो क्वेश्चन है कि थायराइड जो होता है अपने फॉलिकल्स में, या यूं कहें कि अपने जो है जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर स्टोर करता है, एंड देन धीरे धीरे जो है ब्लड के अंदर रिलीज करता है. नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था. अब हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड से. पैराथायराइड ग्लैंड, तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज अ थायराइड ग्लैंड. अगर आप थायराइड ग्लैंड को निकालते हैं तो पोस्टीरियरली कहने का मतलब कि पीछे की साइड अगर हम जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलेंगे. काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ऑलमोस्ट दे आर वेरी small in size and they produce a hormone in quite smaller, right. बहुत ही कम प्रोड्यूस करते हैं, बट वही कम जो है काफी धमाल मचा सकता है बॉडी के अंदर. सो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं. सो दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, लाइक पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मली 4 इन नंबर होते हैं, बट कैन बी मोर भी हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है. दे आर द ओवॉइड कॉर्न शेप, दे आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. सो दे मेड अप ऑफ द 2 टाइप ऑफ सेल, ध्यान दीजिएगा. दे हैव अ चीफ सेल एंड ऑक्जेंटिक सेल. तो चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल मिलके बने होते हैं. चीफ सेल जो होता है मेन सिक्रेटरी सेल होता है, यही जो है पैराथायराइड हार्मोन से यही बेसिकली बहुत ज्यादा काम करता है, काफी एक्टिव फॉर्म में रहता है. दे सिक्रीट अ पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है PTH बोलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, या इसका दूसरा जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड कोलिप्स हार्मोन. ट्राई कीजिएगा कि साथ के साथ सारा चीज याद हो, इतना अच्छा कंसंट्रेशन से आप देखिए कि ये सारा का सारा एक ही बार में याद हो जाए. तो ये टेंडेंसी रहने चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप सुन रहे हैं, यही टेंडेंसी आपका रहना चाहिए कि जो भी पढ़ें एक ही बार में याद हो जाए. तो चीफ सेल जो होता है दे आर मेन सिक्रेटरी सेल, दे सिक्रीट द पैराथायराइड हार्मोन दैट इज PTH, एंड कोलिप्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है.
ऑक्जेंटिक की अगर हम बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल्स दे आर नॉन सिक्रेटरी सेल्स, ये सिक्रीट कुछ नहीं करता है, नॉन सिक्रेटरी सेल्स होता है, एंड दे स्टेन बाय द एसिडिक स्ट्रेन। तो ऑक्जेंटिक सेल कुछ ज़्यादा कुछ खास सिक्रीशन नहीं होता है। तो अगर हम फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन की बात करें, पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द चीफ सेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड। तो फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो दे रेगुलेट सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर जो भी कैल्शियम है, कैल्शियम कितना रहना चाहिए, कैल्शियम कम रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, ये कैल्शियम को बोन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या बोन से कैल्शियम में आना चाहिए नहीं आना, मतलब बेसिकली इस ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम रहना चाहिए ये रेगुलेट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन या दे इंक्रीज द सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन। अब सीरम कैल्शियम कंसंट्रेशन कहने का मतलब ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, और एक ही बार में समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सीरम के बारे में बात करी गई है, तो सीरम का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर। तो ये ब्लड के अंदर क्या करता है, कैल्शियम का लेवल को बढ़ा देगा। अब आप खुद से थोड़ा दिमाग लगाएं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को कैसे बढ़ाएगा, ब्लड के अंदर कैल्शियम आएगा कहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपने दूध पिया है या ऐसा कुछ डाइट जो प्रोडक्ट खाया जिसके अंदर कैल्शियम है, दूध पिया है या मिल्क का कोई प्रोडक्ट खासकर उसमें कैल्शियम होता है, तो जो भी आपने खाया है तो सीधा हमारे स्टमक में गया, फिर स्टमक से आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, एंड दे आर एब्सॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स, राइट। तो यस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन, लाइक इंटेस्टीन। इंटेस्टीन क्या करती है, एब्सॉर्प्शन करती है कैल्शियम की। कहां से करती है, जो हमने डाइट में लिया है। तो ऑब्वियस है कि अगर इंटेस्टीन एब्सॉर्प्शन, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल फोकस रहिएगा और एक ही बार में समझने की कोशिश कीजिएगा, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेस्टीन जो है क्या करेगी, कैल्शियम को खींचेगी, क्योंकि आपने खाया है, दूध पिया है तो उसके अंदर कैल्शियम है ना। डाइटरी प्रोडक्ट, कोई डेयरी प्रोडक्ट लिया है उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम आ गया हमारे अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ गया, तो ये क्या कर रहा है, दे इंक्रीज द सीरम। सीरम का मतलब यहाँ पे ब्लड के अंदर कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। अच्छा, दूसरे क्या है कि आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि बोन के अंदर जो है कैल्शियम होता है, बोन के अंदर कैल्शियम होता है। आप सबको पता है बोन हमारे स्ट्रांग होते हैं, है ना, और बोन जो है मैक्सिमम जो है कैल्शियम का ही बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट उसके अंदर होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर पीटीएच, दैट पैराथायराइड हार्मोन, क्या करेगा कि इस बोन के अंदर जो इकट्ठा कैल्शियम है ब्लड के अंदर भेज देगा कि जाओ यार, ब्लड के अंदर कमी हो रही है, तुम यहां से निकलो और कैल्शियम यहां पे पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि पीटीएच का मेन काम ये होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ा देना। तो क्या करेगा, ये इंटेस्टीन को मैसेज करेगा, इंटेस्टीन फटाफट खींचो। कहां से खींचो, जो इसने खाया है खींच के मेरे को दो। किसको दो? क्योंकि जो ये पीटीएच है ये ब्लड का दोस्त है, ठीक है। पीटीएच हो, पैराथायराइड हार्मोन है, वो ब्लड का दोस्त है, क्योंकि ये कहेगा ब्लड को कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे अंदर मैं कैल्शियम को भर दूंगा, ठीक है, तुम टेंशन मत लो। अच्छा वाला दोस्त है, जैसे आपका कोई दोस्त होता है आपको सपोर्ट करता है कि यार टेंशन मत लो, मैं इस चैप्टर को पढ़ के तुम्हें पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, तुम दूसरा चैप्टर पढ़ो। और वो आपका दोस्त पढ़ के आता है खूब अच्छे से और आपको समझाता है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ऐसे ही जो है पीटीएच जो है ब्लड का दोस्त है, ब्लड को कहता है कि देखो ब्लड, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ब्लड बिल्कुल टेंशन होकर उदास रहता है, कहता है कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम हंसो, ठीक है, खुश रहो। और जो है मैं काम करता हूं, मैं इंटेस्टीन को कहता हूं, मेरा चेला है, मेरे अंडर काम करता है, इंटेस्टीन को कहता हूं कि खींचे कैल्शियम और तुमको दे। तो इंटेस्टीन को मैसेज करके कैल्शियम को लेके आता है। ब्लड को भी, बोन को भी कहता है चलो कैल्शियम निकलो फटाफट, ठीक है। तो फटाफट पीटीएच का तो हर कोई बात मानेगा, फटाफट कैल्शियम यहाँ पे आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स को भी कहता है, नेफ्रॉन को भी कहता है कि फटाफट ब्लड के अंदर जो है, मतलब कि आपको पता है कि जो डीसीटी होता है, पीसी और जो है कलेक्टिंग डक्ट होता है, उससे भी जो है रीअब्जॉर्प्शन करा के ब्लड में लेके आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो पीटीएच होता है वो सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है। So that renal tubules, nephron, ascending loop of Henle, they increase the absorption and finally drain inside the blood. ये blood है हमारा, blood vessels है, blood में देख रहे हैं कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। इंटेस्टीन को कहता है कि फटाफट एब्जॉर्ब करके बढ़ाओ, कैल्शियम को बढ़ा रहा है। और बोन को भी कह रहा है कि फटाफट एब्जॉर्ब जो है
इसको दे दो, तुम अपने अंदर रखो मत। तो दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल एंड दिस पीटीएच दैट इज parathyroid hormone, they act on the bone and other skeletal structure and mobilize the calcium from the bone into the blood। तो इससे क्या हो जाएगा, बोन बेचारे वीक हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि बोन के अंदर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कैल्शियम है, फॉस्फेट्स हैं, वो ब्लड में जा रहे हैं, तो बोन जो है काफी जो है वीक हो जाएगा, है ना। एंड दिस बोन विल बी इजी टू बी प्रोन टू बी फ्रैक्चर हो सकता है। So it is essential to maintain the optimum calcium level in the blood, and because the calcium is essential for the functioning of the muscle, heart, nerves and growth of the bone and tissue। तो आखिर ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्यों इसलिए कर पा रहा है कि चलो ठीक है, यहाँ तो दिक्कत ये हो रही है कि बोन थोड़े से वीक हो गए, बट इंटेस्टाइन का तो काम ही है एब्सॉर्प्शन करना, और वहां पे किडनी पे भी हमने देखा किडनी का मेन काम ही है ये करना, किडनी से हमारे कैल्शियम तो जाने नहीं चाहिए। तो ये दोनों सिनेरियो तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है गलत काम कर रहा है कि बोन से निकाल रहा है। बट आप सोचिए, बोन से भी इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट, समझ रहे हो, कि अगर हार्ट सही से काम ना करे तो ऑब्वियस है बोन रह के भी क्या करेगा। तो हार्ट इज अ वेरी वाइटल ऑर्गन। अगर आपका बोन कोई टूट गया, कट गया, फट गया, बॉडी से अलग हो गया, फिर भी आप जिंदा रह सकते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है एक पैर पे जिंदा है, बहुत सारे लोग जो है एक ही हाथ है, यस बोन नहीं है उनमें, फिर भी वो जिंदा है। क्यों जिंदा है, क्योंकि हार्ट है। बट ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि जिसके अंदर हार्ट नहीं है और सारे बोन सलामत है वो जिंदा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बिना हार्ट के आप मतलब जिंदा रह ही नहीं सकते। देयरफॉर दे आर वाइटल ऑर्गन, देयरफॉर दे आर वाइटल ऑर्गन। और बोन इस पीटीएच को बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो है हार्ट काम कर सके, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके, हमारे नर्व्स काम कर सके, राइट। मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है और दे कंप्लेन फॉर द सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, आई ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कैल्शियम, आई ऑल्सो प्रिस्क्राइब द कैल्शियम 500 mg OD एक दिन में लेना है, एंड अलॉन्ग विद विटामिन B12, ठीक है। सो दिस टू लाइक न्यूट्रिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंडक्शन ऑफ द नर्व्स, विटामिन B12 एंड कैल्शियम, ठीक है। एंड द कैल्शियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, है ना। आपका अगर कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो कैल्शियम अगर नहीं होगा तो हमारा ब्लड ही क्लॉट नहीं होगा, नॉन स्टॉप ब्लड बह जाएगा और आप जो है ऊपर चले जाएंगे, भगवान के पास चले जा सकते हैं। तो देयरफॉर जो है पीटीएच को बहुत ही अच्छे से पता है, पैराथायराइड को बहुत ही अच्छे से पता है कि हमारे ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर कैल्शियम का होना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर बोन के अंदर ना हो तो चलेगा, बट ब्लड के अंदर होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज अ disorders which is related to the this parathyroid hormone, that is called hypoparathyroidism। hypo का मतलब है कि there secretion of the parathyroid hormone, that is PTH, इसका सिक्रेशन काफी कम है। अब आप परिकल्पना कर सकते हैं कि PTH अगर कम है, बॉडी के अंदर बहुत ही कम है, तो बेचारा क्या करेगा, ये ब्लड तो दुखी हो जाएगा, ब्लड के सेल्स तो रोने लगेंगे कि यार मेरा फ्रेंड ही खुद ही बीमार है, तो मेरे को कैल्शियम कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो इस ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सो हाइपोथायराइडिज्म दैट्स लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब हुआ कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाना। So decrease the amount of calcium inside the extracellular fluid due to which the muscle fail to relax। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, ठीक है। The causes the tetany। टेटेनी का मतलब है कि दैट्स अगर मान लीजिए मेरा हाथ ऐसा अकड़ गया तो अकड़ ही रह गया। आपने देखा होगा कभी कभी, खासकर मुझे ज्यादातर हो जाता है कि मैं अगर बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाता हूँ, थोड़ा ऑलवेज लेट, तो शुरू से आदत है, फर्स्ट ईयर से भी मैं लेट ही जाता हूँ हर जगह, तो बहुत तेज जाता हूँ, वहां जाके जो बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे जो लोअर जो है पैर में काफ जो मसल है उसमें बहुत तेज जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। आई नो दैट देयर इज अ डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो मैं थोड़ा कैल्शियम खाता रहता हूँ, ठीक है। तो टेटेनी का मतलब है कि कोई मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रह जाए, एंड इट इज ड्यू टू द कैल्शियम। तो मसल ऑफ द लैरिंग्स, फेस, हैंड, फीट। तो अगर पीटीएच का लेवल बढ़ जाए, अब देखिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसका तो कमी हम कैल्शियम खा के कर सकते हैं, है ना। इस कंडीशन को हम टैबलेट कैल्शियम खा के कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा के कर सकते हैं। बट आप सोचिए कि पीटीएच का लेवल ज्यादा है तो क्या करेगा,
इस ब्लड के अंदर बहुत सारे कैल्शियम को भर देगा, बहुत सारे जो है कैल्शियम को भर देगा, तो स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। रीनल में स्टोन हो जाएगा, बहुत सारा चीज होगा। और बहुत ज्यादा आया कहाँ से, क्योंकि बोन से बहुत ज्यादा खींच लिया इसने, है ना, तो बोन तो बिल्कुल बहुत ही खराब हो जाएंगे। सो हाइपोथायराइड ट्यूमर देखिए कभी भी जो है कभी भी किसी भी चीज का बढ़ना दैट लीड टू द ट्यूमर। सो पैराथायराइड ट्यूमर सिक्रीट एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन and they increase the mobilization of bone minerals into the blood. बोन के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, जो भी कैल्शियम है, सीधा ये ब्लड को दे देगा, ठीक है। एंड इससे क्या हो जाएगा, हमारे बोन जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, फ्रेजाइल हो जाएंगे, दैट्स प्रोन टू बी फ्रैक्चर। सो इंक्रीज द concentration of the calcium ion in the plasma and deposition of calcium inside the kidney tubules and other soft tissue, and they cause the renal calculi. The renal calculi is there. Renal calculi, like there is a stone inside the kidney, so they lead to the osteitis, cystic fibrosis. There is a lot of syndrome is there. Yes, the answer is टिटेनी। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर कैल्शियम जो है कैल्शियम का लेवल अगर कम हो जाए तो जो है टिटेनी हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। गाउट यूरिक एसिड से रिलेटेड है, एंड इनीमिया इज रिलेटेड टू द आरबीसी, इट्स नॉट फॉर द कैल्शियम। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है आपको, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है ये किडनी है, और किडनी के ऊपर यहाँ पे जो आप ग्लैंड देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल, रीनल के ऊपर, है ना, किडनी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एड्रीनल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरारीनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर होते हैं इसलिए इसे सुपरारीनल ग्लैंड बोलते हैं। एंड दिस इज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। जब हमें इमरजेंसी रहती है, जब हम इमरजेंसी कंडीशन में रहते हैं, तब ये ग्लैंड काफी एक्टिव हो जाते हैं। सो इट इज अ पियर ग्लैंड, दे आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के बिल्कुल आगे ही रहते हैं। एंड ईच एड्रेनल ग्लैंड हैज अ 2 पार्ट। हर एक एड्रेनल ग्लैंड जो है 2 पार्ट उसके होते हैं। पहला जो है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एड्रिनल मेडुला एंड एक्सटर्नल एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर हम इसे काट के देखेंगे तो इसके जो है सबसे ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स पार्ट। ये व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज पिंकिश इन नेचर, this is called cortex part, this is called cortex part. So the external adrenal cortex which is the outer layer, और अंदर जो देख रहे हैं आप ब्राउन कलर के, एक्चुअली दिस इज अ मेडुला। तो 2 इसके पार्ट होते हैं, एक तो अगर बाहर वाला कवरिंग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द आउटर कवरिंग हियर। सो दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स, और जो ये व्हाइट है दिस इज कॉल्ड मेडुला। देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेडुला, जो व्हाइट है वो मेडुला है, ठीक है। तो जो है इंपॉर्टेंट है कि जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और अंदर जो है मेडुला प्रेजेंट होता है। तो हम कॉर्टेक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, आउटर कवरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स इज डेराइव फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो, एंड दे हैव अ 3 लेयर, जैसे हमने वहां देखा था। तो जो ये आउटर कवरिंग नजर आ रहा है, दिस इज आउटर कवरिंग, ये आउटर कवरिंग है, इसी को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर का है वो मेडुला है, तो हम अभी मेडुला के बारे में नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्टेक्स के बारे में कह रहे हैं। और कॉर्टेक्स के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होता है, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो कॉर्टेक्स को अगर हम काट के देखें तो ये पहला लेयर कुछ ऐसा नजर आएगा, ये पहला लेयर, फिर बीच का लेयर, और फिर तीसरा लेयर। तो इसे GFR से याद कर सकते हैं, GFR। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है सबसे आउटर, एक तो एक कॉर्टेक्स इटसेल्फ आउटर है, तो एक लेयर हटाएंगे आप, मतलब ऐसा समझिए, मैं ऐसा समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि ये आपके पास मेरे पास जो है यहाँ पे 3 पेज है, ये 3 पेज है ना। शायद आप सही से कैमरे में नहीं देख पा रहे होंगे, बट यस आई हैव अ 3 पेज, राइट, 3 पेज हैं। तो इस 3 पेज पे पहला अगर पेज में हटाऊं तो ये दिस इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर दूसरा पेज में जो दूसरा पेज जो है यहाँ पे हटाऊंगा तो जो है जोना फेसिकुलेटा, और ये तीसरा पेज हटाऊंगा तो दैट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस।
तो बेसिकली जो है लेयर के फॉर्म में है, ये सारा लेयर के फॉर्म में है। और ये लेयर जो होता है सबसे बाहर वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड जोना ग्लोमेरुलोसा विच इज अ outer layer of the adrenal cortex. Zona fasciculata जो होता है this is a middle layer of adrenal cortex, and zona reticularis this is the innermost layer of the cortex. So adrenal cortex secrete a 20 steroid hormone. अब आपको ये 20 स्टेरॉइड हार्मोन यहाँ पे याद नहीं रखने हैं, बट जो मेन स्टेरॉइड हार्मोन है इसे हम कॉर्टिकल स्टेरॉइड और कॉर्टिकोइड बोलते हैं। एंड दे हैव अ 3 मेजर कैटेगरी, वन इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये आउटर कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। आउटर कॉर्टेक्स के 3 हमने लेयर पढ़ा था अभी, GFR, ग्लोमुला GFR, और ये GFR तीनों मिला के ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में पढ़ते हैं तो दे रिलीज अ जोना ग्लोमेरुलोसा जो पहला लेयर होता है, एंड दे रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं बिकॉज दे सिक्रीट एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेन एवर देयर इज अ इंक्रीज द पोटेशियम कंसंट्रेशन और डिक्रीज द सोडियम कंसंट्रेशन, तो एल्डोस्टेरोन जो होता है रिलीज होगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो होगा ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके इससे फटाफट रीअब्जॉर्प्शन कराना स्टार्ट करेगा। सो दे आर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीट पोटेशियम फॉस्फेट आयन फ्रॉम द बॉडी एंड द ब्लड वॉल्यूम जो है मेंटेन रखेगा। तो एल्डोस्टेरोन बेसिकली क्या करेगा, फटाफट सोडियम वोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा ब्लड के अंदर, जिससे हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर हम बात करते हैं तो जो दूसरा लेयर है जोना फेसिकुलेटा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है, एंड दे रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दे इंक्लूड 3 हार्मोन। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकोसोल, कॉर्टिकोसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन। तो कॉर्टिकोसोन जो होता है दैट इज कॉर्टिकोसोल जो होता है मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है बेसिकली जो है लिवर को स्टिमुलेट करता है। तो जो नए नए सब्सटेंस होते हैं लाइक लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड, उनसे जो है ग्लूकोज बनाएगा। सो देयर इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, है ना, लैक्टिक एसिड, इन सब से ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। लिपोलाइसिस भी करता है, ब्रेक डाउन द फैट्स and they are stored in the adipose tissue and release fatty acid into blood. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन काम है कि जो है फैट को जो एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा है उसको जो है ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। तो दिस कोर्टिसोल, अब हमने कोर्टिसोल के बारे में पढ़ेंगे, यही पढ़ रहे हैं कोर्टिसोल के बारे में। सो दे इन्वॉल्व द मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, किडनी फंक्शन, एंड दिस कोर्टिसोल प्रोड्यूस अ एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इंपॉर्टेंट है। अब क्या डिफरेंस है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमें पता है कि जोना फेसिकुलेटा सिक्रीट करता है and they are stimulated by the ECTH, and mineralocorticoid they are secreted by the zona glomerulosa which is under the control of angiotensin converting system. Glucocorticoid जो होता है they control the carbohydrate metabolism while mineralocorticoid they maintain the electrolyte and water balance in the body. Glucocorticoid again this is important for the anti-inflammatory और anti-allergic होता है। अगर हमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन कहीं हो जाता है, घाव हो जाता है, तो ये वहां पे अच्छे से काम करता है। अब हम एड्रेनल मेडुला के बारे में करते हैं। एड्रेनल मेडुला बेसिकली क्या है, हमने कॉर्टेक्स तो देख लिया, जो इस सेंटर में जो ओरिजिनेटेड होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला। तो सेंटर में जो प्रेजेंट होता है उसे मेडुला कहते हैं। सो इंटरनल और इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला एंड दे रिलीज अ 2 हार्मोन। ये 2 हार्मोन रिलीज करता है। वन इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन that is called adrenaline and non-epinephrine that is called non-adrenaline, और इन दोनों को मिला के जो है हम कैथाकोलामीन बोलते हैं, कैथाकोलामीन। तो एड्रेनल मेडुला जो होता है बेसिकली 2 हार्मोन को सिक्रीट करता है। ट्राई कीजिए कि साथ के साथ याद हो जाए। वन इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन एंड दिस एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड adrenaline
एंड दूसरा जो हार्मोन होता है नॉन एपिनेफ्रिन, दिस इज कॉल्ड नॉन एड्रेनलिन। इन दोनों को मिला के हम कैथेकोलामीन बोलते हैं। सो दिस टू हार्मोन्स आर रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी किसी भी कारण से अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, so they two hormone released during the stress or any kind of emergency situation, therefore they are called emergency hormone. So both adrenaline and non-adrenaline is called emergency hormone because they are produced during the emergency conditions. So this hormone also prepared body during the flight, fight, है ना, flight 3F इसे कहते हैं। जब आप किसी से फाइट करेंगे, ठीक है, तब जो है एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक्चुअली द फर्स्ट एफ इज कॉल्ड फियर एंड द सेकेंड एफ इज कॉल्ड फ्लाइट। फ्लाइट पे अगर आप जाएंगे और जो आप फाइट करेंगे, किसी से लड़ाई करेंगे तब, तो ये 3 एफ जो होता है ये बेसिकली जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जब रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, तब ये काम करता है। दिस हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट बीट, strength of the heart contraction and rate of the respiration. So this catecholamine also stimulate the breakdown of glucose and resulting in increase the concentration of glucose in the body. तो ग्लूकोज का जो है कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला? तो एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला में क्या डिफरेंस है? तो कॉर्टेक्स जो होता है करीब 75% पोर्शन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड का होता है। मेडुला सिर्फ और सिर्फ 25% इसका रोल होता है। अब आपको पता है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड सिक्रीट होता है, जबकि हमारा इमरजेंसी हार्मोन प्रोड्यूस होता है नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है, द स्टेरॉइड हार्मोन विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोल एंड दिस वन। तो यस, हमने डिस्कस किया था, कॉर्टिसोल इसका आंसर होगा। फीलिंग ऑफ ट्रेमर्स ऑफ अ अर्थक्वेक ऑफ द स्केर्ड रेजिस्टेंस ऑन द 7th फ्लोर। 7th फ्लोर पे काफी लोग रह रहे हैं और उन्हें अब पता चल रहा है कि भूकंप आ रहा है। तो दैट्स बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन एंड द स्टेयर रैपिडली, विच हार्मोन इज कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? तो यस, दैट इज एड्रेनलिन, फियर हार्मोन। तो फियर के लिए बेसिकली जाना जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस करते हैं कि पेंक्रियाज कैसे काम करता है और पेंक्रियाज जो है उसके लिए कौन कौन से ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे काम करता है। तो दिस पेंक्रियाज इज कॉल्ड हेट्रोग्लाइन ग्लैंड। हम यहाँ पे पेंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट डिस्कस विद द एक्सोक्राइन, क्योंकि एक्सोक्राइन हमने जो है एक्सोक्राइन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया है। तो इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। और सो मिक्स ग्लैंड होता है, दे हैव अ बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन होता है। सो ओरिजिन जो होता है इसका एंडोडर्मल होता है, एंड दिस एंडोक्राइन ग्लैंड, this endocrine part of the pancreas is called isolate of Langerhans। तो इसे हम isolate of Langerhans इसके अंदर होता है पेंक्रियाज के अंदर। और ये isolate of Langerhans जो होता है, they have a 2 main cell, 2 मेन सेल होते हैं। one is called alpha cell and other is called beta cell। तो अल्फा सेल और बीटा सेल 2 टाइप के सेल होते हैं इस आइसोलेट ऑफ Langerhans के अंदर। तो दिस आइसोलेट ऑफ Langerhans, they have a alpha cell and they have a beta cell and this alpha cell secrete a glucagon। अल्फा सेल जो होता है ग्लूकागन को सिक्रीट करता है और बीटा सेल जो होता है इंसुलिन को सिक्रीट करता है। इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द पेंक्रियाज ग्लैंड। और पेंक्रियाज ग्लैंड में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। दे हैव अ सेल लाइक पेंक्रियाज, एसएनआई एंड ऑल, अल्फा सेल, बीटा सेल, इसी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग सेल होते हैं। सो अल्फा सेल जो होते हैं हमारे ग्लूकागन, अल्फा सेल जो होते हैं हमारे ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल हमारे इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। सो अल्फा सेल दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए सेल, इसे हम ए सेल भी बोलते हैं। दे सिक्रीट अ ग्लूकागन, और ग्लूकागन बेसिकली क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर जो ब्लड, मान लीजिए ब्लड है और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे, तो वही ग्लूकागन का काम है होता है। आखिरी कैसे जो है
बढ़ाता है। तो ग्लूकागन जो होता है स्टिमुलेट करता है, पॉजिटिव मैसेज देता है लिवर को। लिवर के अंदर जो होते हैं हमारे हेपेटोसाइट सेल होते हैं, फटाफट ग्लूकोज को बनाने स्टार्ट करते हैं, एंड दैट्स ग्लूकोज इज सिक्रेटेड इनसाइड द ब्लड। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। सो इफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज लो, दैट्स ग्लूकागन इज स्टिमुलेट टू द हेपेटोसाइट्स एंड देयर इज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलाइसिस एंड देयर लॉट ऑफ फंक्शन। ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर। सो दिस ऑल लीड टू द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो दिस ग्लूकागन ऑल्सो रिड्यूस। अब सोचिए कि ये ब्लड है और आसपास जो है सारे सेल्स लगे रहते हैं। सेल्स हैं बेचारे, सेल्स तो हमेशा से परेशान रहते हैं क्योंकि इन सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। कौन न्यूट्रिशन देगा इनका, मम्मी पापा तो ब्लड ही तो है, तो मम्मी पापा इनका ब्लड ही है। तो ये बेचारे जो है आसपास जो है ब्लड के पास रहते हैं और बड़े उदास रहते हैं क्योंकि इनको न्यूट्रिशन और इनको सारा चीज खाना पीना ब्लड से मिलता है। आप सोचिए कि एक तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, एक ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है और ग्लूकोज जैसे तैसे ये लिवर ने इसे दिया है, तो क्या इन लोगों को देगा, नहीं देगा। एक ग्लूकागन क्या करेगा, मना करेगा। ग्लूकागन मना करेगा कि भाई तुमको नहीं लेना है ग्लूकोज ब्लड से क्योंकि ब्लड में कम है। इसको भी मना करेगा, तुमको भी नहीं लेना, तुमको भी नहीं लेगा गए। तो क्या करेगा, दिस ग्लूकागन ऑल्सो रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इस सेल्स को रोकेगा कि ग्लूकोज ना जाए ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बना रहे, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बना रहे। तो ये बेसिकली रोकेगा, है ना, और रोकने की वजह से जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इसे हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ा दे रहा है। अब हम बात करते हैं बीटा सेल की। बीटा सेल बेसिकली क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है। सो दिस इज अ बीटा सेल, दे प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और सेल बेचारे रो रहे हैं, तो इंसुलिन को तरस आ जाता है कि यार सेल तो रो रहे हैं ना, तो फटाफट क्या करेगा, ग्लूकोज को इस सेल को दे देगा। ये आएगा और ब्लड को डांटेगा, अरे तुम अपने पास ग्लूकोज को इकट्ठा करे हो और ये सब रो रहे हैं, तो फटाफट जो है ग्लूकोज को दे देगा। तो इंसुलिन जो है इस सेल को खुश कर देगा, अरे यार इंसुलिन की जय हो, इंसुलिन की जय हो। ये कौन बोलेगा, सेल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सेल को क्या मिल गया, इंसुलिन मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, खाना खाएंगे, खुश रहेंगे। So this beta cell is produce insulin and this insulin is important to regulate the blood glucose level और ये क्या करेगा, सेल को जो है ग्लूकोज देगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि इस ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया फैक्टर है, ठीक है। सो दिस ग्लूकोज हीमोस्टेटिस मेंटेन रखेगा। इंसुलिन एक्ट ऑन द एडिपोज टिश्यू, हेपेटोसाइट्स, मसल सेल, सेलुलर अपटेक को बढ़ा देगा, है ना, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा। सो व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज इंक्रीजेस, द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज गेट स्टिमुलेटेड एंड दे रिलीज इंसुलिन which increase the uptake of glucose by the liver cell, muscle cell, all the cell, है ना, and uptake of glucose by the cell for the respiration, फैट का सिंथेसिस बढ़ जाएगा एडिपोज टिश्यू में। अब यहां से आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द रिलेशन। तो आप सोचिए कि अगर कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाता है तो कार्बोहाइड्रेट में मैक्सिमम क्या बनेगा, उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा, है ना। तो उसके जो है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, लिवर के सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन एक्ट करेगा क्योंकि उसको इंसुलिन को पता है कि यार ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो ये ग्लूकोज को तो कहाँ दे देगा, सेल को दे देगा, लिवर को दे देगा, है ना। और ये ग्लूकोज जब जो आएगा सेल के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, तो ये फैट का प्रमोशन करेगा। तो दैट इज अ फैट सिंथेसिस। तो अगर आपको फैट कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट कम करना पड़ेगा ताकि जो है इंसुलिन हमारे जो है सेल के अंदर ना आए और फैट का प्रमोशन ना करे। अगर हाइपोसिक्रेशन अगर हो जाए, इंसुलिन अगर किसी भी वजह से इसका सिक्रेशन ना हो जाए तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, इंसुलिन का लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। सो दे लीड टू द हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। So there is excess glucose inside the blood
दे रिलीज टू द हाइपरग्लाइसीमिया, और प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया अगर होगा तो यही ग्लूकोज जो है हमारे किडनी के पास जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर जो भी चीज होता है किडनी के पास जाता है, तो यही किडनी के पास जाएगा और ये ग्लूकोज जो है यूरिन में पाया जाएगा। तो यूरिन के साथ जो है ग्लूकोज मिक्स हो जाएगा और ग्लूकोज जो है यूरिन के साथ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज एंड एक्सेसिव थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड पॉलीडिप्सिया। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन कि डायबिटीज मेलाइटिस कैसे होता है। डायबिटीज मेलाइटिस इज बेसिकली बहुत सारे कारणों से हो सकता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो सेंट्रल ओबेसिटी, पेट निकल जाएगा। वो वाला पेट नहीं जो प्रेगनेंसी है, मेल में जो बात करते हैं, तो मेल में बेसिकली डायबिटीज ज्यादा होता है, फीमेल में भी हो सकता है, तो पेट निकल जाएगा, दैट सेंट्रल ओबेसिटी। द इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि सेल रजिस्ट हो जाएंगे, इनको मतलब जो है ग्लूकोज आएगा नहीं अंदर, रेजिस्टेंस हो गए। तो ग्लूकोज अगर नहीं आएगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन, यही ग्लूकोज यूरिन के थ्रू जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेल के रिसेप्टर जो होंगे रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। या किसी भी वजह से बीटा सेल खराब हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली वेट गेन जो है बहुत ज्यादा कारण होता है, और हमारे इंडिया जो है डायबिटिक कंट्री है, इंडिया जो है डायबिटिक कंट्री है, और काफी जो है डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे होते हैं। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा काम करता है, और देयर इज अ 2 or 3 टेस्ट। वन इज कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। द फास्टिंग, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है अगर मोर देन 160 ग्राम पर डेसीलीटर हो, तो दैट्स इंडिकेट यू हैव डायबिटीज मेलाइटिस। और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, OGTT, देखिए यहाँ लिखा है। बेसिकली OGTT हम नॉर्मल पेशेंट में नहीं करते हैं, हम प्रेग्नेंट वाले फीमेल में करते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी वाले कंडीशन में भी डायबिटीज हो जाएगा, और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और पहले से डायबिटीज है तो उसको हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर कोई लेडी पहले से डायबिटीज हो, प्रेग्नेंट हो गई, तो देयर इज चांसेस टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बेबी, राइट, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा ग्रोथ हो जाएगा। तो OGTT दैट्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट इज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द नॉर्मल वन। तो नॉर्मल के लिए फास्टिंग शुगर देखते हैं एंड पोस्ट पैरेटल शुगर देखते हैं, एंड 2-3 वैल्यू देखते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन HB1AC। बहुत कम डॉक्टर को पता है कि HB1AC क्या होता है। बेसिकली HB1AC एग्जैक्ट बता देगा कि आप डायबिटीज हैं या नहीं है, तो हम लोग ये प्रिस्क्राइब करते हैं HB1AC को। सो एक क्वेश्चन है, डायबिटीज इज ड्यू टू द नॉर्मल क्वेश्चन, एंजाइम डेफिशिएंसी नो, आयोडीन डेफिशिएंसी नो, sodium deficiency no, yes it is a hormonal deficiency. Which hormone? It's a insulin, it's a insulin hormone, right? So answer will be D only. नीट में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following hormone is not involved in sugar metabolism? Insulin yes, glucagon yes, cortisone yes, but yes, aldosterone is important for the sodium and water balance, ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरोन, इट्स नॉट दैट्स इन्वॉल्व फॉर द शुगर मेटाबॉलिज्म। तो यस, आंसर विल बी एल्डोस्टेरोन, तो इसका भी डी आंसर होगा। सो पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर होता है, एंड बेसिकली दे आर मेनली प्रेजेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एपिफाइसिस, and they are located on the dorsal side of forebrain. Dorsal side of forebrain पे होता है। It has a stalk called pineal stalk and a small rounded reddish structures called the pineal body. This gland is also called third eye. इसे हम third eye भी बोलते हैं, और जो है इसे थर्ड आई भी बोला जाता है। एंड दे सिक्रीट ऑफ मेलाटोनिन, में मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, विच इज regulation of 24 diurnal rhythm of our body, and the concentration of metabolism melatonin increases the evening and throughout the night and drop down at the noon. तो बेसिकली मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन होता है वो इवनिंग से स्टार्ट हो जाता है, पूरे रात तक रहता है, और फिर जो है नून तक धीरे धीरे ड्रॉप डाउन हो जाता है। थर्ड आई का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर किसी भी इंसान को एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ अभी मॉर्निंग हुआ है,
अभी जो है रात हो रहा है, अगर उसके पास घड़ी भी नहीं है, बाहर भी नहीं देख रहा है, तो हमारा ब्रेन जो है सेंस कर लेता है, ब्रेन जो है सेंस कर लेता है कि क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए है जो है थर्ड आई इसे बोलते हैं। इट मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल, बेसिकली ये जो है स्लीप वेक साइकिल को जो है प्रमोट करता है, और जो है स्लीप वेक साइकिल जो है हमें कब सोना है जगना है ये मेंटेन करता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो कॉर्पस कैलोसम बताया था, यहाँ पे इसके नीचे जो है पीनियल ग्लैंड नजर आ रहा है, दिस इज अ पीनियल ग्लैंड। सो इट मेंटेन द मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, menstrual cycle and defense capability of the individual, ये सारा चीज रहता है। मेलाटोनिन ऑल्सो डिले इन प्यूबर्टी, मेलाटोनिन का अगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो प्यूबर्टी का जो प्यूबर्टी है वो डिले हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एलएच के अगेंस्ट काम कर रहा है, एफएसएच के अगेंस्ट काम कर रहा है, एस्ट्रोजन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये काम है। अब हम थाइमस के बारे में देखेंगे। आपको देख रहे हैं थाइमस कहाँ है, हार्ट से आयोटा जब जाता है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो उसी आयोटा के ऊपर जो है थाइमस प्रेजेंट होते हैं। तो उसी आयोटा के ऊपर थाइमस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द राइट लोब एंड दिस वन इज द लेफ्ट लोब, ये थाइमस होता है। थाइमस का जो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो थाइमस का जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एंडोडर्म से मिलके बने होते हैं। लोबुलर होता है, देखिए छोटे छोटे लोब के फॉर्म में होता है, दे आर लोबुलर स्ट्रक्चर नियर द हार्ट एंड आयोटा, हार्ट और आयोटा के पास रहते हैं। इट प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी। एक्चुअली जो होता है हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का जो डेवलपमेंट होता है, इम्यून सिस्टम जितने भी T3 T4 टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट जो आते हैं, ये इसी से आते हैं, है ना, इसी से बेसिकली बनते हैं। सो द साइज ऑफ थाइमस decreases with the age, size of thymus is decreases with age, therefore the immunity decline। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है थायराइड जो थाइमस ग्लैंड है वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही छोटा होगा तो हम लोग, आपने देखा होगा कि जितने भी बूढ़े लोग होते हैं उनको तरह तरह की बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है। इम्यून सिस्टम अगर डिक्लाइन होगा तो कोई भी बीमारी बहुत ही जल्दी उन्हें पकड़ लेगी, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको पकड़ सकता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ऑल द इन्फेक्शन, राइट। क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी छोटी हो गई है, उनका इम्यूनिटी डिक्लाइन हो गया। और इम्यूनिटी डिक्लाइन इसलिए हो रहा है क्योंकि थाइमस रिग्रेसिव हो रहा है, तो इसलिए बूढ़े लोगों में जो है बीमारी ज़्यादा होती है। कारण यही है कि हमारा थाइमस जो है रिग्रेसिव हो जाता है। तो thymus will be regressive in the older age. So it considered the primary lymphoid organ where the development and maturation of T lymphocytes। देखिए T lymphocytes बॉडी में होना का इस बात का प्रमाण है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी एक्टिव है। यानी ये T lymphocyte ही डिसाइड करता है कि उस पैथोजन से लड़ना कैसे है। ये T lymphocyte ही डिसाइड करता है कि बहुत सारा एंटीबॉडीज बनाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया अगर आ गया मेरे बॉडी के अंदर तो फटाफट हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, फटाफट एंटीबॉडीज बना के रख देती है ताकि जो है उस बैक्टीरिया से फाइट कर सके, उस बैक्टीरिया से लड़ सके। सो इट कंसिडर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर द डेवलपमेंट्स एंड मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स अकर। द टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे इसके बारे में कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जाना जाता है। सो दिस थाइमस ग्लैंड सिक्रीट अ थाइमोसिन विच हेल्प इन डिफरेंशिएट एंड प्रमोट अ बी लिम्फोसाइट्स। तो थाइमोसिन बेसिकली क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को प्रमोट करता है। और बी लिम्फोसाइट अगर आ गया तो बी लिम्फोसाइट बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाता है, फटाफट एंटीबॉडीज बनता है, और यही एंटीबॉडीज जो है बैक्टीरिया के पास जाता है और उनसे लड़ाई करता है। सो दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आखिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, हम बहुत ही अच्छे से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो थाइमस इज कवर्ड बाय द आउटर दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है थाइमस का कवरिंग होता है। लेट्स सपोज दिस इज द थाइमस, जो आउटर पार्ट है वो हमारा कैप्सूल होता है। द आउटर इज कॉर्टेक्स और इनर इज मेडुला, सेम वैसे ही होता है।
तो एक बार क्वेश्चन आया था बहुत पहले कि हर्सल्स कैप्सूल इज एसोसिएटेड विथ, हर्सल्स कॉर्पिकस इज एसोसिएटेड विथ, तो यस इट इज एसोसिएटेड विद द it is associated with the which gland, that's thymus. तो thymus आपको ध्यान रखना है. The ball of flattened epithelial cell that's called Herschel's capsule, एक छोटा सा structures होता है, उसी को बोलते हैं, and they are associated. And this thymus is also called training school of T lymphocyte. ट्रेनिंग करते हैं कि मुझे कैसे बैक्टीरिया से लड़ना है, कैसे वायरस से लड़ना है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग इनको मिलती है. So